गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। शाम के बज रहे हैं 6 PM और इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ 7 PM पर, जिससे कि आपको साइकोलॉजी में अच्छी प्रैक्टिस हो सके और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी जो मैं कराता हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो ये सब आए हुए हैं, तो मतलब इनके दोबारा रिपीट होने की भी संभावना ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये सीरीज़ आपके लिए। अगर इसे फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली 28+ लेके आ जाओगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने भी इतना स्कोर किया है सीटेट में, तो इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ, अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, राहुल पांडे ऑफिशियल करके चैनल है टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे इसकी PDF विद आंसर की मिल जाएगी। ठीक, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, वीडियो को शेयर करना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब दो बच्चे, एक मान लो राम, एक मान लो श्याम, दोनों बच्चे अलग अलग हैं, कोई ना कोई इन दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। इसका कारण क्या है, क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या केवल वंशानुक्रम या केवल पर्यावरण? मैंने आपको कहा है जहाँ पे केवल दिख जाए ना उसे पहले काट देना। ठीक है, अब देखो माता पिता की भागीदारी, माता पिता की भागीदारी का मतलब पता है क्या है? वंशानुक्रम। यहाँ पे भी क्या आ गया? वंशानुक्रम केवल, क्योंकि माता पिता से जो मिलेगा वो वंशानुक्रम से आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें वंशानुक्रम तो यहाँ आ ही गया, साथ में ये दोनों जोड़ के इसने यहाँ लिख दिए। इस तरीके से कभी भी आपको ऑप्शन मिल जाए जहाँ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को ऑप्शन 4 में एक साथ मिला के लिख दिया है, तो हमेशा 100% बता रहा हूँ उस ऑप्शन को लगाया ना, ये रही आपको ट्रिक करने की। ठीक है, तो जो भी व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं वो सब पर्यावरण और वंशानुक्रम का कारण होती हैं, के कारण होती हैं। ठीक है, अगर दो जुड़वा बच्चे हैं ना तो भी वो एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। थोड़ा सा ब्लर है मगर फिर भी समझने की कोशिश करना। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है? सबसे ज़्यादा चुनौती मतलब सबसे ज़्यादा एकदम चुनौती किस में मिलेगी उसे? तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद बनाना, ये कोई बात नहीं हुई। उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन करना, ये तो हर कोई कर सकता है। कक्षा में विद्यार्थियों को दंड न देना, ये भी जरूरी नहीं। तो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा रह गया? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। मतलब समझ रहे हो, टीचर जब भी पढ़ाए तो बच्चों को ना इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बोर हो रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुखद अनुभव होगा बच्चों को तो अपने आप उनका इंटरेस्ट जागे, इंटरेस्ट जाग गया तो वो क्या बनेंगे? क्रिएटिव लर्नर बनेंगे। ठीक, क्रिएटिव बच्चे कैसी थिंकिंग करेंगे? अपसारी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये राजस्थान के आए हुए क्वेश्चन हैं। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 3, ये मैंने कल परसों ही आपको बताया है, तो आप इसको दोबारा आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये क्या है, व्याख्यान विधि है या आगमन है या प्रदर्शन है, परिचर्चा है? देखो व्याख्यान नहीं है और ना ही आगमन है। अब 3 और 4 में से आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो यहाँ केवल नई जानकारी को ना शामिल कर रहा है, अगर कहता संशोधित तो वो एक अलग बात होती। देखो अब ये जो है क्वेश्चन, ये प्याजे का क्वेश्चन है। किसका है? प्याजे ने कहा था हम अकोमोडेशन करते हैं, ये जो लिख रहा है सामंजन करते हैं। ये कितने प्रकार से करते हैं? 2, 1 और 2। एक तो करते हैं अनुकूलन, जिसे कहते हैं, ऐसे समझो ये 2 तरीके से करेंगे, या तो करेंगे असिमिलेशन या करेंगे हम अकोमोडेशन, या तो करेंगे असिमिलेशन या अकोमोडेशन। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। प्याजे हैं, इनसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, हम संशोधित कैसे करते हैं या अपने जो स्कीमा है ना उसे कैसे करते हैं। जैसे आपने कोई भी नई जानकारी ली, नई जानकारी लोगे तो पुरानी में डाल दी सेम टू सेम, उसको नहीं बदला, तो क्या हो जाएगा? वो असिमिलेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। मगर अगर यहाँ पे कहता कि नई जानकारी को प्रक्रिया में संशोधित कर रहा है, क्या कर रहा है? संशोधित, तब आपका आंसर क्या हो जाता? फिर आपका आंसर हो जाता सी। क्या हो जाता? सी। हम प्याजे के हिसाब से अनुकूलन 2 तरीके से करते हैं, या तो जो है मिली जानकारी उसे सेम टू सेम डाल लिया, तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे आप आत्मसातकरण, और अगर संशोधित करके डाला तो उसे कहेंगे समंजन। ठीक है, इतना याद रखना। प्याजे ने कितनी स्टेज दी थी? 4। कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, जिसकी रुचियाँ विस्तृत हैं, तो वो किस तरीके का बच्चा है? तो बच्चा पिछड़ा है,
समस्यात्मक है, ज़्यादा समस्या, बहुत सारे टीचर कहते हैं तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन पूछने होते हैं, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत है उसे। आशा से कम सफलता प्राप्त करने वाला बालक है, तो बच्चा कैसा है, वो है प्रतिभाशाली। और गिफ्टेड बच्चों का IQ क्या होता है, 140+। इसे भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। और ये जो IQ की टेबल किसने दी है, ये टर्मन ने दी है। किसने दी है, टर्मन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ। एक किशोर अपनी औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन किससे, प्याजे से। देख रहे हो प्याजे से कितने क्वेश्चन आते हैं। प्याजे की कौन सी स्टेज है, औपचारिक, चौथी स्टेज है, ठीक है। तो भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है क्या बच्चा, या किसी दी हुई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है, या दुनिया के बारे में सोच सकता है जो वास्तविक रूप से नहीं है, या आगमन तर्क कर सकता है। तो जो फॉर्मल स्टेज में बच्चा होता है ना, याद रखो ये सबसे आखिरी स्टेज है। सबसे आखिरी स्टेज में बच्चा सारी चीज़ें कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, ABCD, आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है प्याजे की, चौथी। और प्याजे कहाँ के निवासी हैं, ये बहुत क्वेश्चन आया है, स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के, ठीक है। प्याजे ने किस पे प्रयोग किए थे, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो प्याजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे, 2 लड़की 1 लड़का था, ठीक है, तो इसे भी याद रखें। और प्याजे ने सबसे पहले क्या दिया था, ये जो हम पढ़ते हैं ना कोहलबर्ग की मोरल थ्योरी, तो मोरल समझ रहे हो, मोरल थ्योरी जो थी ना सबसे पहले प्याजे ने दी थी, ऐसे इसे भी समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धियों के लिए साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करता है। मतलब ये देखो, ऐसा कौन सा बच्चा होगा कि वो चाहेगा कि उसके जो दोस्त हैं ना उनके हिसाब से वो मतलब नंबर लाए, अच्छा प्रयास करे। तो ये बच्चा कहाँ आएगा, ये बच्चा आएगा 8वीं क्लास का, 13 साल का सा बच्चा, मतलब किशोरावस्था से पहले और बाल्यावस्था के, मतलब ये इस समय को कहते हैं वयसंधि काल। क्या कहते हैं, वयसंधि काल, वयसंधि काल, जब वो 12-13 साल का होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, C। आज आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ये पता नहीं गाय आ गई है कहाँ से, तो अब इसे भगा तो सकते नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। नेक्स्ट है, सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो सूचना का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। कहाँ, संज्ञान, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से कौन रिलेटेड है, प्याजे, ठीक है। व्यवहारवाद की कौन है, वॉटसन, व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, वॉटसन। गेस्टाल्ट कब आया था, 1912 में। इसके जनक कौन है, बर्दिमर, याद है ना, कोहलर कोफ्का बर्दिमर। और कोहलर जो थे इनके संप्रदाय के, उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर। कौन था वो, सुल्तान नाम का था, सब याद रखा करो। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये किसने दिया, ये आप बताओगे, ठीक है, इस चीज़ को आप बताओगे, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C, आंसर हो जाएगा। सबसे निकटता से किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। देखो सृजनात्मकता मतलब होगा क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित होती है अपसारी से। कैसे, अपसारी। इसके कितने स्टेप, 4, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, 4 स्टेप में इसके, ठीक है, याद रखो। देखो अगर तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ना थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इतने आसान भी नहीं रहा, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं और 1% को जॉब मिलनी है, तो मेहनत अच्छे से करो। प्रभावी कक्षा संचार के लिए इसमें से क्या करने से बचना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्णता देनी चाहिए, वातावरण संबंधी सुविधा देनी चाहिए, पृष्ठपोषण देना चाहिए, अस्पष्टता नहीं करनी चाहिए। बच्चों को ना स्पष्ट ज्ञान दो, अस्पष्टता मत दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपकी समझ पे आधारित होते हैं। देखो सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण पर महत्व कौन देता है, सामाजिक रचनावाद, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, रचनावाद पता है क्या कह रहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का खुद सृजन करेंगे, बच्चे खुद करके सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा, सीखने का सामाजिक संदर्भ वह ज्ञान जो छात्रों द्वारा कैसे निर्मित किया जाता है। तो छात्र खुद इसमें निर्मित करते हैं अपने ज्ञान को। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है। विद्यालय में समायोजन करना, ये तो है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन, ये है। पुस्तकों का चयन, ये है। कार्य जगत को समझने में मदद, ये क्या है, शैक्षिक मार्गदर्शन से रिलेटेड नहीं है। शैक्षिक मार्गदर्शन कौन करता है, टीचर करता है। मतलब
टीचर स्टूडेंट को बताता है उसकी परेशानियों के बारे में। तो ये जो हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट वर्ल्ड है, मतलब कार्य जगत के बारे में समझना, ये टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। टीचर स्टूडेंट को जो समझाता है ना, मार्गदर्शन देता है, उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन किशोरावस्था की एक समस्या सामान्य विशिष्टता नहीं है, समस्या नहीं सामान्य विशिष्टता, इसमें से 3 तो होंगी, वो किशोरावस्था की विशिष्टता होगी, एक नहीं होगी। काल्पनिक दर्शक, ये तो होता है, ऐसा होता है, देखो किशोरावस्था में ना किशोर सोचता है कि सब पूरी दुनिया केवल उसी को देख रही है, वो ही स्मार्ट लग रहा है। ठीक है। इनविंसिबिलिटी, वो सोचता है कि वो किसी को भी हरा देगा। अपराजीयता, ठीक है, व्यक्तिगत कल्पित कहानी, पर्सनली फेवल हो जाता है, आज्ञा पालन नहीं करता कभी भी। किशोर जो बच्चा होगा ना, वो आज्ञा पालन कभी नहीं करता, तो ये इसकी विशिष्टता नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आज्ञाकारी कहाँ होता है किशोर, वो तो लड़ाऊ जड़ाकू होता है थोड़ा। अनुकूलन के द्वारा सीखना, ये किस में क्या कहलाता है, ये कहलाता है एसोसिएशन। ठीक है, याद रखना। मॉडलिंग की बात किसने की है, बंडूरा ने की है। बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसे याद रखना। और इनके भी 4 स्टेप हैं इनके। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन पर सबसे ज़्यादा सिफारिश की थी। तो ये किसने की थी, ये शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने की थी, और इसी को क्या कहते हैं, कोठारी आयोग। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि कोठारी आयोग कब आया था, 1964 से 66, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, पढ़ दे रहा हूँ, समझा दूंगा, कभी भी गलती नहीं करोगे। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है, शोभित एक लड़का है, वो देख रहा है कि मनीष राहुल का खाना खा ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम लेकर कर रहा है। मतलब 3 लड़के हैं, ए बी सी। बी ने क्या किया, सी का खाना खा लिया। ठीक है, तो सी ने क्या किया, बी की पेंसिल ले ली। क्या ले ली, पेंसिल ले ली। ठीक है, और ए इन चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, ऐसे समझो। तो शोभित क्या करता है, मतलब ए वाला लड़का क्या करता है, इस घटना को शिक्षक को नहीं बताता। ये ए वाला जो बच्चा है इस बात के बारे में टीचर को नहीं बताता, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया। ये सोच रहा है कि इन दोनों ने बदला ले लिया, इसने इसका खाना खाया, इसने इसकी पेंसिल ले ली। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच गया है। ठीक है, ये बताना है। तो अब देखो, एक चीज़ बताऊं, इसने जो स्टेज दिए, क्या दिए, स्टेज, इसकी स्टेज है 6। ठीक है, और लेवल कितने इसके, 3। तो अभी स्टेज बतानी कौन से में, तो वो स्टेज में बताओ, दूसरी में। दूसरी स्टेज में क्या होता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुमने मेरी पेन तोड़ी, मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा, या तुमने मेरी कॉपी फाड़ी तो मैं भी तुम्हारी फाड़ूंगा, इस तरीके से होता है। और जो इसका तीसरा चरण है, इसमें क्या होता है, गुड बॉय गुड गर्ल। चौथे में क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर। 5वें में क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 6वें में क्या होता है, यूनिवर्सल एथिक्स। और पहले में क्या होता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। और ये सब किसकी बात है, ये सब है कोहलबर्ग की बात। किसकी, कोहलबर्ग की, क्योंकि उसकी थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट, मोरल थ्योरी, सॉरी, उसकी मोरल डेवलपमेंट नहीं थी, मोरल थ्योरी थी। ठीक है, और इसमें उसने किसके बारे में बात करी, हिंज के बारे में बात करी। हिंज नाम का एक आदमी है, उसको ना उसकी बीवी को कैंसर हो जाता है, तो वो एक कहानी है, किसी दिन सुना दूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किसने किया था। तो कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया था लेडी कैरोल गिलिगन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत आया। ठीक है, तो ये इतना हो गया आज का, आपका 15 क्वेश्चन हो गए। बाकी इस वीडियो को करेंगे आप लोग शेयर, सपोर्ट करना थोड़ा चैनल को। चाहते हो कि अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा मेरा हमेशा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।